आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड के 1,72,433 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,008 अफराद की मौत भी हुई है। तो दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे में 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 अफराद की जान गई है। तो कोविड के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन तशवीश की बात तो यह है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। और ओमिक्रॉन के बाद ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बैरून ममालिक में तो बहुत बुरा हाल है। तो यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर बिलाल खान साहब और डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। तो अनिमेश चौधरी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरह से पोस्ट कोविड मामले देखने में आ रहे हैं, इसकी वजूहात आपको क्या लगती है? अभी वर्तमान में हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड होकर ठीक हो चुका है जी। और हम देख रहे हैं कि कई लोगों को कोविड के बाद दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो हम देख रहे हैं वीकनेस, लोगों को जो कमजोरी है, थकावट है, वो महीने महीने तक रह रही है। कई लोगों को सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है, बहुत लंबे समय तक चल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट की दिक्कतें, उल्टी जैसी चीजें, हेडेक, सर में भारीपन। तो इसको एक नाम दिया है हमने लॉन्ग कोविड जी। और इसमें इन सब प्रॉब्लम के अलावा थकावट, उल्टी, सांस में दिक्कत, छाती में भारीपन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। लोगों को डिप्रेशन आना, अपने थॉट्स ब्लॉक होना, कुछ सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम हो जाना, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा रेंज सामने आ रहा है कोविड के दिक्कतों का, कोविड के बाद की दिक्कतों का, जो ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड वेव के बाद ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इस तरह के और भी कई मामले हैं जिसमें जहनी दबाव का मामला है और ब्लड क्लॉटिंग की बात सामने आ रही है, हार्ट अटैक की बात भी सामने आ रही है। लोग भूल भी रहे हैं, भूल चूक हो रही है। मतलब कोई चीज़ रखी, कुछ देर बाद भूल गए, अरे यहाँ रखा है, मैंने उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है। ऐसी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही हो रही है, लेकिन ये कितनी दिक्कत पैदा करेगी आगे? दिक्कत तो ये पैदा कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आपको अगर कोविड होता है और आप जांच कराते हैं तो आपको 7 दिन का आइसोलेशन मिलेगा, तो बहुत सारी संस्थाओं में आपको 7 दिन के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं। पर पोस्ट कोविड जो वीकनेस हो रहा है, पोस्ट कोविड ये जो प्रॉब्लम्स है, ये कई महीनों तक चल रही है जी। तो आप इनके साथ काम कर नहीं सकते प्रैक्टिकली देखा जाए तो, पर आपको काम करना है, क्योंकि सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। और सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर आप कैसे साबित करेंगे कि मरीज को कोई दिक्कत है? क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो ब्लड रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। ये बड़ा मसला है। आपको साबित करना पड़ता है कि आप बीमार हैं, पर इसमें ब्लड रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल आएंगी जी, पर आपको दिक्कत हो रही है। और जो आप बार बार बोल रहे हैं, भूलने की चीजें, डिप्रेशन, दबाव, ये बहुत कॉमन है इस बार पोस्ट कोविड में जी। डॉक्टर बिलाल खान, कुछ नियम सवाल है आपका। सरकार को इस बारे में देखना चाहिए, काम का दबाव कम होना चाहिए। सॉरी, हाँ, निमेश चौधरी जी। बिलाल साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बच्चों के मामले भी देखने में आ रहे हैं, बच्चे भी। हमको ऐसा लग रहा था कि मौसम की बड़ी तब्दीली है, काफ़ी ठंड लहर है, मौसम बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है, तो ऐसे में अक्सर इस तरह की फ्लू वाली बीमारियां अक्सर रहती हैं, सर्दी, बुखार, खांसी। लेकिन अब बच्चों के लिए सरकार ने भी जो 15 से 18 तक कोविड का रखा है, लेकिन उससे भी छोटे बच्चे अब धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। अस्पताल, बच्चों के भी बच्चे नज़र आ रहे हैं अस्पतालों में। तो किस तरह के मामले बच्चों में आपको देखने को मिल रहे हैं? क्या सिम्टम बच्चों के हैं और कैसे उनकी हिफाजत की जाए? बिलाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चों से रिलेटेड ना, जैसा अभी आप मेनली तो पोस्ट कोविड की आप बात करना चाह रहे थे कि भाई कोविड तो चल रहा है और सभी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उससे ज्यादा उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे हैं इंडिविजुअल्स पर जी। तो ऐसे में ही अगर पहले मैं आपके सवाल पे आता हूँ, मैं इस पर भी बोलना चाहूंगा जी। लेकिन जो आपने पूछा कि बच्चों में कैसे इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चों में सिम्टम्स जो है बहुत नहीं है। जैसे बड़ों में सिम्टम्स है, वैसे ही जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए, लेकिन बहुत ही लो ग्रेड के, थोड़ा बहुत बुखार आया, थोड़ा सा हल्की खांसी, जुकाम और ये सब दिक्कत हुई। और इस बार लेकिन ये देखने में आ रहा है कि खांसी बहुत परेशान कर रही है, थोड़ा सा कफ थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन का है
और थ्रोट पेन की कंप्लेन, सोर थ्रोट थोड़ा ज्यादा है जी तो थ्रोट पेन की कंप्लेन बच्चे बहुत करते हैं, या कफ की कंप्लेन थोड़ा सा लंबे टाइम तक करते हैं। जी बट अदरवाइज है सब कुछ बहुत ही माइल्ड, और सब कुछ ऐसे ही ओपीडी बेसिस पर जनरली वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जी तो और डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि वैक्सीन 15 से 18 साल के लिए देखिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, उससे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। और ऑब्वियसली जब कोई भी इस ओमाइक्रोन की वेव में नहीं बच पा रहा है तो बड़ा डिफिकल्ट है कि आप बच्चे भी बच पाएंगे। और जी मैं डे इन एंड आउट देख रहा हूँ कि जिसका टेस्ट आप करा लो तकरीबन 90% टेस्ट उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं सभी बच्चों के। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे घर पे ठीक हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका था कि पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट है इस कोविड का इंडिविजुअल हेल्थ पर, और खास तौर पे अगर मैं बच्चों के रिगार्डिंग उसकी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे ना तीन चीजों से जूझ रहे हैं। पहली चीज है कि बच्चों की इम्यूनिटी फ्लेयर अप हो रहे हैं पिछले कुछ 6 महीने के दौरान कह लो, या कुछ भी हमने ऐसा देखा है कि टीबी अब बहुत हो गया है। टीबी के केसेस हम इतने नहीं देख रहे थे जितना अब हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी कॉक्स जिसको बोलते हैं वो हम देख रहे हैं। जी और बाकी जो छोटे और टाइफाइड इन्फेक्शन का काफी फ्लेयर अप हुआ है, तो ये शायद अभी इनकी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ये इन्फेक्शन एक तो आ रहे हैं। दूसरा, बच्चों का अपना एक यूनिक चैलेंज है MIS-C, जी मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, एक एंटिटी है। जी और ये जनरली कोविड के टाइम पे नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोविड की वेव शांत होने लग जाती है बच्चों में ये एंटीबॉडी इंड्यूस्ड एक इन्फ्लामेशन है जो उनको बहुत ज्यादा, उनको फीवर, उनके इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़ते हैं, उनके हार्ट पे इम्पैक्ट करता है। ये जी टाइम पे ना ये जज किया जाए और ट्रीट किया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं हार्ट पे। अच्छा तीसरा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसमें एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कि इस कोविड से रिलेटेड नहीं है, बट इस कोविड की रोकथाम के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जी यानी कि लॉकडाउन, बच्चों को घर में कैद करके रखा जाना, ठीक है, उसकी वजह से होने वाली बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है। सम जैसे कि उनका प्ले टाइम नहीं है, उनके कोई बिल्कुल। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए, उनका कोई खाने का कुछ टाइम नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, और उसलिए और इसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, टीवी, मोबाइल, बच्चे इन्हीं में सब कुछ देखते रहते हैं। ठीक है, तो उनके एक ओबेसिटी मोटापा इतना बढ़ा है कि पिछले 2 साल में इतना देखने में आया है कि सिग्निफिकेंट राइज है मोटापे में। और आपको पता है कि मोटापा अगर इस एज में होगा तो वो आने वाले टाइम में कार्डियक डिसीज, बीपी के इश्यूज, शुगर, ये सब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल। दूसरा है, इसी तरीके से कुछ कंप्लेन ये भी आ रही है कि बच्चे स्पीच डिले, कि बच्चा हमारा 2 साल का हो गया, में कैद हो गया है, वो बच्चे अपने से ग्रुप से मिलता नहीं है, और ना ही मिलता नहीं है तो उसकी वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं होती, उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है जी। तो ये सब चीजों को डील करना एज ए पेरेंट बहुत डिफिकल्ट है, और आई थिंक हम सबको इस चीज के बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से बच सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से इस पर रोशनी डाली। जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए भी रखा बच्चों का आज खास कर, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ जगहों पर स्कूल खुलने बाकी हैं, और लोग चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा दिन, जैसा कि आपने भी कहा कि जैसे हमने बंद करके रखा हुआ है, इसका असर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ा है बच्चों पे। तो ऐसे में अब बच्चों की एक्टिविटी पर भी हम बात करें आगे। अनिमेश जी, जिस तरह से ओमिक्रॉन के बाद अब जो सब वेरिएंट की बात हो रही है, ये बहुत तेज़ी से फैला है, बल्कि ये कहें कि 57 ममालिक में इसने अपने पैर पसारे हैं। माइल्ड है ये कहा जा रहा है, लेकिन ये बीमार तो कर ही रहा है। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि बीमारी के बाद वाले जो मसले हैं वो भी बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अनिमेश जी। बात सही है सैयद जी कि यह तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन अपने आप में तेजी से फैल रहा था, सब वेरिएंट भी बहुत तेजी से फैल रहा है, पर मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अब समय है स्ट्रेटजी चेंज करने का। अब हम जो लॉकडाउन या आइसोलेशन बहुत कुछ कर रहे हैं, अब हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें इस वायरस के साथ जीना है। बिल्कुल। और मेन हमारा फोकस होना चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे और समाज को इस तरीके से तैयार करने पे कि ये जो पोस्ट कोविड इफेक्ट हो रहे हैं तो हम कैसे इन मरीजों को, क्योंकि यह मरीज कोई 1 या 2 की संख्या में नहीं है, या 1% या 2% की संख्या में नहीं है, ये एक्चुअली में 80 से 90% पॉपुलेशन है हमारी जी। तो कैसे हम इस लोगों को शामिल करें अपने रोज के कामकाज में कि इनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े और हमारा कामकाज भी ना रुके। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है मेरे हिसाब से, ना कि लोगों को आइसोलेट करने की, या फिर हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज कर रहे हैं अभी भी
कि हम निगेटिव रिपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं और बाकी सब। जब एवरीवन इज इन्फेक्टेड तो आप निगेटिव रिपोर्ट का क्या करेंगे, आप लोगों को आइसोलेट करके क्या करेंगे। आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए लोगों को बाद में क्या दिक्कतें आ रही हैं तो अपने रिसोर्सेज को आप उधर डाइवर्ट कीजिए। अपने हॉस्पिटल्स में आप पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बनाइए, लोगों में रिसर्च में डालिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला और अभी जो हमारे पास बहुत शुरुआती जानकारी है, बिल्कुल कुछ इम्यूनिटी कम होने के कारण कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया जो है रिएक्टिवेट हो रहे हैं। पोस्ट कोविड मरीजों में हर्पीज वायरस, ईपी वायरस, टीबी के बैक्टीरिया ये एक्टिवेट हो रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रही हैं, पर हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हमें अपने रिसोर्सेज को एक डाइवर्ट करना चाहिए और आगे के लिए आप तैयार होना चाहिए, ना कि उसी स्ट्रेटजी पे कि हम कोविड रोक लेंगे। आप कोविड नहीं रोक पाए, अब आगे क्या करना है उस पर आप देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने तवज्जो दिलाई है कि हम लोग वक्तिया इलाज हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या कुछ हो रहा है वो अपने डॉक्टर्स को भी अपडेट करते रहें कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मैं ठीक तो हो गया हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो डॉक्टर्स भी इस पर गौर कर सकते हैं कि भाई मेरे पेशेंट्स में ये चीज़ें आई हैं, फिर डॉक्टर जो कम्युनिटी है वो भी आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो ये चीज़ें निकल कर लोगों के बीच आएगी। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से कोविड के मामले को लेकर लोगों ने शुरुआत में जो हरकतें की है कि किसी को ना बताया जाए, बिल्कुल छुपे हैं, दबे हुए हैं घरों में, यही कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर गया है बहुत ज़्यादा। आप जब तक अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स आपका इलाज कैसे कर पाएगा, लोगों तक इसकी जानकारी कैसे होगी, ये सबसे अहम है। आपने बहुत अच्छी बात की अनिमेश जी के आगे की सोच अब ज़रूरी है, और जो हमने पुरानी चीज़ें की, लॉकडाउन, ये रात का कर्फ्यू, ये सारी चीज़ें लोगों को भी ये लग रहा कि अब बेकार है, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है कोरोना। डॉक्टर बिलाल, आपने बच्चों के ताल्लुक से बहुत सी तफसीली बातें की हैं और आपने एक चीज़ कही कि एक्टिविटी बच्चों की, क्या अब हम बच्चों की उन एक्टिविटीज़ पर दोबारा लौटना चाहिए इस बीमारी को भूलकर, तो कैसे शुरुआत की जाए इसकी? देखिए, जो अभी हमने बात की थी कि लॉकडाउन और ये सब चीजें, आई थिंक ये चीजें वायरस को कंटेन करने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनारियो में ये हेल्प किया हमें कि हमारा जो हॉस्पिटल रिसोर्सेज है, जो बेड अवेलेबिलिटी है, वो सब एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये हम सेकेंड वेव में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि हम किस तरीके से मारामारी थी बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और ये सब। तो कहीं ना कुछ हद तक ये चीज कारगर है, कम से कम कि हमें अपना सिस्टम भी इनफ्लो रखना है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम ऐसे हो जाएं जैसे लास्ट वेव में थे। नहीं, जहां ज्यादा लापरवाही हो रही हो वहां तो ये बंदिशें जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बट डॉक्टर अनिमेश का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अब हमें आगे का सोचना होगा, इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा जी, और साथ में हमें अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा कि भाई उस तरीके से हम आगे बढ़े हैं ताकि इस कोविड के साथ रहते रहते और हम जीना सीखें और अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें। आई थिंक आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? और बिल्कुल, बच्चों की एक्टिविटीज को लेकर आपने कहा कि बच्चों में मोटापा हो रहा है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो आगे देखने को मिल सकती हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसमें बचने के लिए दो चीजें हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे अब तक 15 से 18 साल के में वैक्सीन आ चुका है जी, तो गवर्नमेंट को और जो बाकी बॉडी है जो इस पे काम कर रही है उनको जल्दी से कोशिश करनी चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन जल्दी से अप्रूव हो जाए और वो रोल आउट हो जाए ताकि वो भी सिक्योर हो सके। दूसरा ये है कि जो उनके साथ रहने वाले एडल्ट्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं जो वैक्सीन के लिए वैक्सीन ले सकते हैं, वो प्लीज सभी के सभी लोग वैक्सीन ले लें ताकि बच्चों के आसपास जो भी लोग रहें वो इम्यूनाइज्ड रहें, तो बच्चे भी मोस्टली सेफ हो जाएंगे जी। तीसरी चीज, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में अब आपको स्कूल और बच्चों की एक्टिविटी मतलब ये स्टार्ट करनी होगी। जो स्कूल अथॉरिटी देख, जगह पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ओपन एयर में पार्क वगैरह ले जाने में, थोड़ा सा जहाँ थोड़ी सी दूरी बन सके ऐसी जगह पर बच्चों को ले जाना रेदर देन कि उनको घर में कैद करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कम से कम उनको आसपास में जहां आसानी से खेलकूद की उनकी जो सरगर्मियां रही हैं पहले से, उसको फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाए। ये नहीं कि आपने एक टीवी के सामने बिठा दिया या वीडियो गेम दे दिया और घर में बैठे रहे, तो बच्चे इसी वजह से ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं। अनिमेश जी, आपने जो चीज़ें कही कि अब आगे की सोचनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी लोगों में जो खौफ है, बीमारी माइल्ड है, ओमिक्रॉन माइल्ड है, ठीक हो रहे हैं लोग, जल्दी भी ठीक हो रहे हैं, सही है,
लेकिन सर मरने वालों की जो तादाद बढ़ रही है उससे लोगों में डर बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो ये मरने वालों की तादाद क्यों बढ़ रही है, कारण क्या लगता है आपको? इस समय जो लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से अधिकतर लोग या तो अनवैक्सीनेटेड थे या फिर उनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी थी। जितनी मेरी जानकारी में है, सबको या तो बहुत एज ज्यादा थी या उनके हार्ट फेलियर थे, लंग फेलियर थे, कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम थी जी। सिर्फ पर कोविड से इसके अलावा सिर्फ ओमिक्रॉन तो नहीं फैला हुआ है, डेल्टा भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है और डेल्टा अभी भी सीरियस बीमारी करा सकता है। और अगर हम देखें तो अगर जितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसकी तुलना में हम देखें तो मरने वालों की संख्या लेस देन 1% होगी या लेस देन 0.1% होगी जी। तो इससे ज्यादा मृत्यु अगर हम देखें तो टीबी से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या मलेरिया दूसरी बीमारियों से होती है, क्योंकि यह बीमारी हमारे फोकस में है तो इसके डेटा हम देख रहे हैं, तो बाकी डेटा हम नहीं देख रहे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि क्योंकि हम अपने हेल्थ रिसोर्स को एक जगह ही फोकस कर दिए हैं तो बाकी जगह दिक्कतें आ रही हैं। मैं प्रेगनेंसी में देख रहा हूँ कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, हार्ट की मरीजों को दिक्कतें आती हैं। कोविड के कारण चूंकि हम उसमें इतना फोकस हो गए कि हम बाकी सेकेंड वेव हमने देखा कि कई मरीज अपनी दवाइयां तक नहीं प्राप्त कर पा रहे थे जी। तो और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। बहुत से डॉक्टर्स, क्योंकि हम भी इंसान है और हमारे अंदर भी डर रहता है, हमारा भी परिवार है, कई डॉक्टर्स जो है ओपीडी अच्छे से नहीं देख पाते, अब सिर्फ टेली कंसल्टेशन करते हैं और कई बीमारियों में आप टेली कंसल्टेशन से उनको नहीं पहचान पाते। आप कैसे पहचानेंगे वो गैस है कि हार्ट अटैक है, बिल्कुल, जब चेस्ट में पेन हो रहा है तो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको इसलिए मेरा कहना है कि अगर स्थिति ऐसी है कि अभी माइल्ड डिसीज है तो हेल्थ रिसोर्स को रिलोकेट कर दीजिए। जब स्थिति विकराल होती है, जब मरीजों को जब हमें हॉस्पिटल में बेड को ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है, तब आप उस समय यह कोशिश कीजिए कि केसेस कम रहे। और जब हॉस्पिटल में बेड की जरूरत नहीं है तो उस समय आप अपने हेल्थ रिसोर्सेज को रिलोकेट करके दूसरी जगह लगाइए। जी बिल्कुल। डॉक्टर बिलाल खान, एक चीज और है, 2 दिन का बुखार या 2 दिन से ज्यादा का बुखार, ये कहा जा रहा था कि अगर आप बीमार हो रहे हैं, कोरोना से अफेक्ट हुआ है आपको, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आप जब ठीक हो जाते हैं तो इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हम 2 दिन के बुखार और 5 से 7 दिन का जो बुखार होगा, कम दिन अगर आप बीमार होते हैं और ज्यादा दिन बीमार होते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा बढ़ती है। तो क्या फर्क है कम 2 दिन के बुखार में और 5 दिन के बुखार में? बुखार जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी का एक सिस्टम है रिप्रेजेंट करने का कि भाई ये एक प्रॉब्लम अंदर कुछ चल रही है जी। तो ये एक सिम्टम है, ठीक है। बुखार ऐसा सच कोई बीमारी नहीं है जी। आपके इसके अंदर का जो भाई कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लामेशन है, ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी में चल रहा है जहां बॉडी स्ट्रगल कर रही है किसी चीज के खिलाफ, तो उसकी रिएक्शन में फीवर जनरेशन होता है और वो फीवर ऐसे प्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि 2 दिन के बुखार के बाद इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और 5 दिन के बुखार के बाद इम्यूनिटी खराब रहेगी जी, ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट हाँ, इनडायरेक्टली हम इसको रिलेट ये कर सकते हैं कि किसी की अगर 2 दिन में अगर बॉडी ठीक हो गई है, फीवर अगर हट गया है, तो इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उसकी इम्यूनिटी ने टेक ओवर कर लिया उस इन्फेक्शन को और बच्चा या कोई भी एडल्ट है वो बेटर हो गया, ठीक। लेकिन अगर किसी को प्रोलॉन्ग फीवर चल रहा है तो इसका मतलब या तो वो इम्यूनिटी को एस्केप कर गया है वो चीज, वो इन्फेक्शन, या उसकी इम्यूनिटी इनइफेक्टिव है, या वो बीमारी इतनी स्ट्रांग है कि कितनी भी मतलब उसके सामने हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जा रही है। तो ऑब्वियसली जब लंबी बीमारी चलेगी तो वो आपकी बॉडी के अलग अलग सिस्टम पर, चाहे वो लंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो या किडनी हो, वो इस पर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक लंबी बीमारी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी रेदर देन ए शॉर्ट बीमारी। तो ऑब्वियसली लंबी बीमारी के बाद में इम्यूनिटी का गड़बड़ाना और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। जी निमिष जी, 2 डोज के बाद अब बात आ रही है बूस्टर की, तो सर बूस्टर क्या वाकई जरूरी है? 2 डोज लोगों ने लिए हैं, कई लोगों की ये भी शिकायत है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा थोड़ा सा कम हुआ है दूसरे डोज के बाद या बढ़ नहीं रहा है। तो बूस्टर डोज तो बाहर मुल्कों में मिल रहा है, हिंदुस्तान में हम बूस्टर के अलावा भी क्या कुछ अपने तौर पर कर सकते हैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में, जिससे हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें? बूस्टर डोज का जो कॉन्सेप्ट था, जब अचानक से ओमिक्रॉन आया तो लोगों ने हड़बड़ाहट में चालू किया। डाटा ये बताया कि जिनको भी बूस्टर डोज लगी है उनको बेनिफिट हुआ है, पर वो डेटा बहुत ही कम है। हम एक्चुअली भी नहीं जानते कि बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है, क्योंकि यह इन्फेक्शन अपने आप में माइल्ड था। पर जिसको भी अवेलेबल है वो लगवा सकता है, लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। पर जो चीज आपने सेकेंड लाइन में बोली
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि बीमारियां आती जाती रहेंगी और वैक्सीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका खुद का स्वस्थ होना। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बीमारी आने का या बीमार होने का वेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, अच्छा खाइए, बेसिक एक्सरसाइज कीजिए। आप जिम भले मत जाइए, पर सुबह शाम टहलिए, 10,000 कदम रोज चलिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सकता है। बेसिक एक्सरसाइज जो एक्रोबैट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। डाइट अपनी ऐसे रखिए जो सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल खाना हो, उसको खाइए। खाने में प्रोटीन रखिए, थोड़ा फैट रखिए, कार्बोहाइड्रेट कम रखिए, फाइबर्स ज्यादा रखिए और पानी खूब पीजिए। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है नींद प्रॉपर कीजिए। इस मोबाइल के जमाने में या फिर इस समय हम जो लगातार हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम रात को भी सोते समय अपनी आंखों में रोशनी रखते हैं और ये नुकसान करता है। हमारी बॉडी रोशनी से है कि दिन के समय रोशनी और रात के समय अंधेरा होना चाहिए। तो एक कम से कम 6 से 8 घंटों की नींद प्रॉपर लीजिए। उस दौरान हो सकता है अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि रात के 8 या 9 बजे बाद मोबाइल मत यूज कीजिए। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्थी लाइफ स्टाइल की ओर लेके जाएगी। बिल्कुल, आप ऐसी चीज़ों पर ही ध्यान दिला रहे हैं सर, जैसे कि कोरोना से पहले शायद लोग करते भी थे ये सारी चीज़ें अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन कोरोना के बाद एक खौफ ने उन्हें ये सारी चीज़ें भूलने पर मजबूर किया और बीमारी के बाद तो लोग सिर्फ ठीक तो हो रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी तारी है। तो ऐसे में जैसा कि डॉक्टर बिलाल ने भी और डॉक्टर अनिमेश ने जैसा कि कहा कि आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी, यानी जैसे कि आप एक्टिविटी आपकी रही है लाइफ में, उसको दोबारा सुधारने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि एक नई चीज़ हो रही है मेरी सेहत के साथ, तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताइएगा ताकि उनको भी पता चले कि उनके पेशेंट्स में क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं कोरोना के बाद। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर से रब्ता करें और कोशिश करें कि जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती कोविड बिहेवियर को ज़रूर अपनाइएगा। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि अब लॉकडाउन, सरकारें भी नहीं चाहती कि अब लॉकडाउन लगे, बाज़ार बंद हो, स्कूल कॉलेज बंद हो। ये सारी चीज़ें नुकसानदेही साबित हुई हैं एक तरह से। डॉक्टर बिलाल, अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे रखूँगा, जैसे कि लोगों में कोरोना के बाद भी कई चीज़ें आपने भी बताई कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या रूटीन चेकअप के लिए कितना वक्त देना चाहिए और कब कब उन्हें अपने बेहतरी के लिए टेस्ट करवाने चाहिए फुल बॉडी चेकअप के लिए? देखिए, जनरली बच्चों में तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक रेगुलर हेल्थ जी। चेकअप, मतलब इन्वेस्टिगेशन वाइज जी। बट हाँ, अपने डॉक्टर से बच्चों के अपने अलग एस्पेक्ट होते हैं कि उनके अभी इतने 2 सालों में उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो पाई है जी। कि उनका वेट अच्छे से एडिक्वेटली बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उनकी हाइट अच्छी गेन कर रहे हैं नहीं कर रहा है। दूसरा, उनका इम्यूनाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, उनकी सारी इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन हैं वो पूरे शेड्यूल में मिस हो गए उनके। जी। ये सलाह है जी। कि वो अपने बच्चों के जैसे रेगुलर फॉलोअप कराया करते थे, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे अपने बच्चे के वेट के लिए, हाइट के लिए वो कराते रहें, ताकि ये इंश्योर हम करते रहें कि बच्चे की हाइट और वेट अच्छा बढ़ रहा है, उसके डेवलपमेंटल जो मार्कर्स हैं वो ठीक हैं, चाहे वो चलने फिरने वाले हों, चाहे बोलने वाले हों, चाहे सुनने वाले हों। ये मतलब एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है, बच्चे को डाइट न्यूट्रिशन मिल रही है और उनका वैक्सीन कोई मिस ना हो। रेगुलर वैक्सीन मिस नहीं करनी है, वो लाइफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बीमारियों पे हमने काबू पाया हुआ था वैक्सीन की वजह से, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो रूटीन चेकअप के अलावा भी अपने बच्चों की, जैसा कि सेहत के मामले में बिलाल साहब ने कहा कि नज़र रखें और कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज़ को फिर रीएक्टिवेट कर लें, क्योंकि हम भूल चुके हैं हम पहले कैसे जीते थे। तो कोरोना से लड़कर हमको ज़िंदगी ऐसी ही चलाती रहनी है, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहेगी। डॉक्टर अनिमेश और डॉक्टर बिलाल साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को बहुत मुफीद मशवरे देने के लिए। आदाब।